अभी जो जस्ट पीछे हम लोगों ने, इसके पहले जो हम लोगों ने पढ़ा है, ठीक है, और जो हमारे पास तक पहुंच रहे हैं उसको बोलते हैं रिफ्रैक्ट होना। रिफ्लेक्ट होने का मतलब क्या होता है कि किसी मीडियम को क्रॉस करके अपने पाथ को चेंज कर देना, इसको बेंडिंग, बेंड बोल सकते हो, मुड़ जाना, अपने डायरेक्शन को चेंज कर लेना, वो रिफ्रैक्शन हो जाता है। ठीक है। अब रिफ्लेक्शन और रिफ्लेक्शन के बारे में और थोड़ा इंफॉर्मेशन पढ़ने से पहले थोड़ी सी कुछ और चीज जान लेते हैं। जैसे एक बात आती है मीडियन की। मीडियन, मीडियन में दो मीडियन होता है। एक रेयर मीडियन होता है और दूसरा, पता है आप लोगों को मीडियन क्या होता है? बोलो भाई, मीडियन के बारे में कुछ पता है, थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन है, या हम पूरा मीडियन समझाएं? नहीं नहीं सर, मुझे पता है, मैं एक्सप्लेन कैसे करूँ मैं सोच रही हूँ आपको। कुछ तो इंफॉर्मेशन आप बताओ ना, मीडियन क्या होता है, तो उस हिसाब से हम आपको एक्सप्लेन करें। चलो हम बताते हैं, छोड़ो। नहीं सर एक। देखो, दो मीडियन होते हैं हमारे पास, रियल मीडियन एंड डेंस मीडियन। ठीक है। कौन कौन सा? रेयर मीडियन एंड डेंस मीडियन। अब ध्यान से समझो, रेयर और डेंस दो मीडियन हमारे पास होते हैं। रेयर का मतलब होता है थोड़ा सा, जैसे मान लो ये, ऐसा नहीं, मैंने एक, किसका कॉल आ रहा है भाई? जैसे सपोज दैट हमने एक यहाँ पे कांच लगाया ना, एक इतना मोटा सा कांच है, ऐसा नहीं, पूरा अच्छे से मोटा सा कांच है। अब लाइट इधर से आ रही है, इस कांच पे टकराएगी। ये जो, अब देखो, लाइट को किस में ट्रेवल करने में ज्यादा प्रॉब्लम होगी, ऊपर वाले सरफेस में या कांच के अंदर में? अंदर में सर। कांच के अंदर में। तो जो टफ एरिया होता है, जो ट्रेवल के लिए डिफिकल्ट एरिया होता है, उसको हम डेंस मीडियम बोलते हैं। यस सर। और जो ट्रेवल, मुझे पता। हाँ, जो थोड़ा सा स्मूथ एरिया हो, स्मूथ का सेंस यहाँ पे मतलब जहां पे लाइट आसानी से ट्रेवल कर सकती है, उस एरिया को हम रेयर मीडियन बोलते हैं। यस ठीक सर। है। तो ये हमारे पास दो मीडियन होते हैं, डेंस मीडियन और रेयर मीडियन। बेसिकली रेयर मीडियन, अब रेयर मीडियन और डेंस मीडियन का आप एग्जांपल प्रॉपरली नहीं दे सकते। रीजन क्या है? जैसे हमने बोल दिया कि यहां से क्या, कांच में एंटर किया। अब कोई बोले पानी से कांच में एंटर करें, तो पानी, वाटर जो होता है, ये क्या होगा? रेयर मीडियन ही रहेगा। लेकिन कोई बोले कांच से किस में एंटर कर रहा हो? वाटर में एंटर कर रहा हो, तो दैट मीन्स अभी क्या हो गया? डेंस मीडियन हो गया। डेंस से किस में एंटर कर रहा है? रेयर में एंटर कर रहा है। समझ में आ रही बातें? तो दैट मीन्स अब किसी किसी जगह पे, अब सपोज दैट एयर से वाटर में एंटर किया। अभी देखो, यहाँ पे वाटर किसका काम कर रहा था? रेयर मीडियम का काम कर रहा था। यहाँ पे किसका काम कर रहा है? डेंस मीडियम का काम करेगा। यस सर। क्यों? क्योंकि एयर आपका सबसे स्मूथ, मतलब फ्री ट्रेवल करने के लिए सबसे फ्री एरिया कौन होता है? एयर होता है ना। तो एयर आपका क्या होगा? एयर एयर मीडियम हो जाएगा। और उसके लिए डेंस मीडियम का काम कौन कर जाएगा? वाटर कर जाएगा। अब इस जगह पे देखो, वाटर किसका काम कर रहा था? रेयर मीडियम का काम कर रहा था। और ये ग्लास जो था, डेंस मीडियम का काम कर रहा था। दैट मीन्स किसी मीडियम को आप ऐसे डायरेक्टली नहीं बोल दोगे कि वाटर क्या है, रेयर मीडियम है, कांच डेंस मीडियम है। इसका इफेक्ट आप तभी बोल सकते हो, इसके प्लेस पे डिपेंड करता है, कौन किस प्लेस पे रखा गया है, मतलब लाइट का इंसिडेंस कहां से कहां हो रहा है। अगर कांच कांच से इंटर करके लाइट वाटर में इंटर करती है, दैट मीन्स डेंस से रेयर में इंटर किया। अगर लाइट एयर से वाटर में आ रही है, तो क्या हुआ? रेयर से डेंस इंटर किया। वाटर से ग्लास में आ रही है, तो क्या हुआ? रेयर से डेंस में इंटर किया। लेकिन इसी को उल्टा कर दो, डेंस से रेयर हो जाएगा। यस सर। समझ में आ रही बात है? दैट मीन्स यही वाटर जो है, यही जो ग्लास है आपका, ग्लास और वाटर, दो के दोनों जो है आपके अलग अलग मीडियम का बिहेव रखेंगे। ओके, चलिए, तो मीडियम समझ में आ गया। यस सर। अब बात करते हैं रिफ्रैक्शन की।
रिफ्रैक्शन क्या है? रिफ्रैक्शन इज बेंडिंग ऑफ वेव। रिफ्रैक्शन क्या है? बेंडिंग ऑफ वेव व्हेन इट पासिस फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम। जो क्या होता है, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में पास होता है, ये वेव का क्या होता है, बेंडिंग पोजिशन होता है। द बेंडिंग इज कॉजेज ड्यू टू द डिफरेंस इज डेंसिटी बिटवीन द टू सब्सटेंस। ये क्या होता है, किसके बीच, डेंसिटी बिटवीन टू सब्सटेंस। मतलब ये डिसाइड होता है किसके, डेंसिटी के अकॉर्डिंग, दो सब्सटेंस की डेंसिटी कैसी है। डेंसिटी का मतलब यही हुआ, जिसके पास डेंसिटी कम होगी वो रेयर मीडियम, जिसके पास डेंसिटी ज्यादा होगी वो डेंस मीडियम। ठीक है? डेंसिटी का मतलब समझते हो कि नहीं समझते हो? समझ। व्हाट डू यू मीन बाय डेंसिटी? सर डेंसिटी जितना सर किसी के आप कितना कोई चीज डेंस होता है वो मीनिंग। ये साइंस का एक डेफिनेशन है, व्हाट डू यू मीन बाय डेंसिटी या डिफाइन डेंसिटी। साइंस में जब आप मेटल नॉन मेटल पढ़े हो, और अभी भी मेटल एंड नॉन मेटल शायद पढ़ना अभी तो है कि पढ़ नहीं? ही रहे थे। हाँ। हाँ। तो वहां वहां पे आपसे डेंसिटी के बारे में पूछा जाएगा, व्हाट इज द डेंसिटी। रीजन क्या है, किसी मेटल की मैक्सिमम चीजें उसकी डेंसिटी पर डिपेंड करती हैं। जैसे उसका लस्टर होना, उसका डक्टाइल होना, उसका मेलेबल होना, ये सारी ये सब चीजें तो क्या होते पूछा है, ये तो पूछा है। हैं? ये सब तो पूछा है कि कौन सा हाँ। मेटल में लेबल डक्टाइल या हाँ, मेलेबल ये है। सारी चीजें, ये सारी चीजें पूछी गई, बट ये सभी चीजें लगभग डिपेंड किस पे करती हैं, मेटल की डेंसिटी पे डेंसिटी। मैक्सिमम चीजें डिपेंड करती है। तो आपके पास एक क्वेश्चन बहुत फॉर्मल क्वेश्चन है जो आपसे पूछा जा सकता है, एग्जाम में भी एक नंबर का क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट डू यू मीन बाय डेंसिटी, व्हाट इज द डेंसिटी, डिफाइन द डेंसिटी। बहुत बारी पूछा गया बोर्ड में। देखो, डेंसिटी का हम ऐसे प्रॉपर मीनिंग, प्रॉपर डेफिनेशन हम वहां पे लिखाएंगे। बेसिकली बेसिक समझ लो कि डेंसिटी का मतलब क्या होता है। किसी ऑब्जेक्ट में उसके जो पार्टिकल्स हैं, किसी ऑब्जेक्ट में उसके जो पार्टिकल्स हैं या एटम मान लो, जिसको भी आप मान रहे हो, जितने ज्यादा होते हैं उसको उतना डेंस बोला जाता है। ओके सर। ठीक है? मतलब जितनी उनकी डेंसिटी किससे डिसाइड होती है। जैसे एक एग्जांपल समझो, अगर हम एक फॉरेस्ट की बात करें, फॉरेस्ट किसको बोला, जहां पे पेड़ों की संख्या ज्यादा होती है उसी को फॉरेस्ट बोलते हैं डेंस ना। बहुत डेंस होता है। बहुत ज्यादा हाँ, फॉरेस्ट होते हैं, ज्यादा बहुत पेड़ ज्यादा। पौधे। हाँ, बहुत ज्यादा पेड़ पौधे, जहां पे बहुत ज्यादा नेचर, मतलब नेचर इतने ज्यादा, मतलब एकदम से पास पास नेचर, जस्ट एक की जड़ के जस्ट बगल, दूसरे एक रूट के दूसरे रूट के बगल, सारे रूट एक दूसरे से क्या हो रहे हैं, इतना मतलब नजदीक है कि सारे रूट एक एक दूसरे के नजदीक नजदीक हो, मतलब सटे सटे हो रहे हैं। तो ऐसी सिचुएशन को इसको क्या, इसको हाँ डेंस इसी को हम, फॉरेस्ट। हाँ डेंस फॉरेस्ट बोलते हैं। तो डेंसिटी इसी से लिया गया है। डेंसिटी डिफाइन होती है किसी पार्टिकल का, किसी सब्सटेंस का जो होता है, जितना ज्यादा क्वांटिटी उसमें होती है, जितने ज्यादा नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं उसके, वही उसकी डेंसिटी होती है। ठीक है? ओके सर। तो रिफ्रैक्शन क्या होता है, बेंडिंग ऑफ वेव होता है, या बेंडिंग ऑफ लाइट बोल सकते हो। व्हेन पासेस द वन मीडियम टू टू अदर मीडियम, मतलब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जब लाइट पास हो रही होती है, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्शन बोलते हैं। अभी मैंने बताया ना, कांच के इस पार से उस पार जब लाइट हमारे पास पहुंच रही होती है, तो दैट मीन्स वो किसके थ्रू आ रही होती है, रिफ्रैक्शन होने के थ्रू आ रही होती है, क्योंकि रिफ्लेक्ट होती तो हमारे पास पहुंचती ही नहीं ना। यस सर। रिफ्रैक्ट रिफ्लेक्ट होने पे हमारे पास नहीं, रिफ्रैक्ट होने पे हमारे पास पहुंचेगी। डन। अब इसी से रिलेटेड एक क्वेरी मैक्सिमम टाइम पूछी जाती है कि सर इसका क्या रीजन है कि जो हमारे स्टार्स हैं वो ट्विंकल करते रहते हैं, उसका सबसे बड़ा रीजन क्या है। अब ध्यान से समझो, ट्विंकल करने का रीजन क्या है कि हमारे पास स्टार जो होते हैं इस शेप में, जैसे यहाँ पे येलो, येलो 200 हो रहा है, हमारे पास कलर भी येलो ही है, अलग चेंज करना पड़ेगा नहीं तो दिखेगा नहीं। चलो, ये हमारा येलो कलर का स्टार है। स्टार कुछ अपने मतलब फिक्स शेप में होता है, जैसे अर्थ आपकी फिक्स शेप में है ना, और बाकी जितने भी स्टार्स हैं, प्लेनेट हैं, सब फिक्स शेप में है। बट हमको स्टार हमेशा ट्विंकल करते हैं, मतलब चमकते हुए, टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं। उसका रीजन क्या होता है कि देखो, लाइट लाइट जो होती है वो हमेशा स्ट्रेट पाथ में चलती है, सीधे रास्ते पे चलती है, वो टेढ़ा मेढ़ा इधर उधर फॉरवर्ड होके नहीं चलती है।
बट क्या है कि इस जो हमारे यूनिवर्स में स्टार्स हैं, बोला जाता है कि स्टार्स के पास इतनी ज्यादा एनर्जी है, हमारे सन से कई हजार गुना ज्यादा एनर्जी है। मतलब जो हमको हमारा सन, जो हम जिनका यूज हम कर रहे हैं, जिनके बिहाफ पे हम जिंदा हैं, ऐसे लाखों करोड़ों सन हमारे यूनिवर्स में मूव कर रहे हैं जिनके बारे में हम जानते नहीं है, और इस सन से बड़े बड़े सन। यस सर। ठीक और है। स्टार्स आपका बहुत बड़े होते, सन से भी बहुत बड़े स्टार्स हाँ, होते हैं। सन से बहुत बड़े बड़े स्टार्स हैं। दैट मीन उनके क्योंकि पास वो ए लॉट ऑफ एनर्जी। क्योंकि वो कई लाइट ईयर दूर है। हाँ, कई लाइट ईयर्स दूर है। तो अब क्या रीजन है यहाँ पे, ध्यान दो, ये हमेशा स्ट्रेट पाथ में मूव करते हैं। जब लाइट स्ट्रेट पाथ में मूव करती है और इनके पास बहुत अलॉट ऑफ लाइट होती है। अब देखो यहाँ पे एक 4-5 सरफेस बना हुआ है, 4-5 सरफेस बना हुआ है। अब पहले लाइट यहाँ पे एंटर होगी तो कुछ लाइट यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर इधर उधर उधर कुछ रिफ्रैक्ट होगी। तो रिफ्रैक्ट होने से वो यहाँ पता लगा, यहाँ टकराई, फिर यहाँ टकराई, फिर यहाँ टकराई, या वो कुछ इस तरह से ऐसे सेफ होते होते टेढ़ी मेढ़ी, मतलब रिफ्लेक्ट होते हुए आपके पास तक आती है लाइट। दैट मीन्स आपके पास जो लाइट आ रही, जरूरी नहीं एक ही पाथ से आ रही हो, मस्ट नहीं है। क्योंकि जैसे अब यहाँ पे हमने एक स्टार बनाया, अब यहाँ पे कांच लगा दिया, यहाँ पे वाटर वाटर का एक ट्रांसपेरेंट रीजन रख दिया, फिर यहाँ पे और कुछ लगा दिया ना। अब हम यहाँ पे खड़े हो जाएं, यहाँ पे खड़े होके अगर हम इसको देखेंगे तो हमको चमकता हुआ नजर आएगा, लाइट नहीं दिखाई देगी हमको, टिमटिमाता ट्विंकल करता हुआ नजर आएगा। रीजन क्या है, इसकी जितनी भी लाइट हमारे पास तक पहुंचेंगी, जितनी भी लाइट हमारे पास पहुंचेगी, अब यहाँ पे आने के बाद इसका कुछ ऐसा बेंड हो जाएगा, यहाँ से टकराने के बाद पता लगा ये ऐसा बेंड हो गया, यहाँ टकराने के बाद ये पता लगा ऐसा, फिर ऐसा बेंड हो गया। ठीक है। दूसरी लाइट के लिए कुछ ऐसी आई, यहाँ टकराई, यहाँ बेंड हो गई, यहाँ टकराई, फिर इस तरह से बेंड हो गई। तो दैट मीन्स इसका जो बेंडिंग पोजीशन, इसकी वजह से इसका एरिया यहाँ पे बढ़ता घटता रहता है यस ना। सर। तो ट्विंकलिंग जो हमारे पास लाइट आ रही है उसका एरिया घट बढ़ रहा होता है, इस वजह से हमको स्टार्स क्या होते हैं, ट्विंकल करते दिखाई देते हैं। अगर आपको इस चीज का एक्सपेरिमेंट करना है तो आप एक गिलास, कांच के गिलास में एक गिलास पानी भर के ना, सिंपल सा एक्सपेरिमेंट कर सकते हो। यहाँ पे एक टॉर्च लेना, यहाँ पे ऑन करना, और थोड़ा सा अंधेरे टाइम में, तो यहाँ से आप ग्लास को छोड़ दो, टॉर्च को छोड़ दो, मतलब किसी को पकड़ के ना रखो, एकदम स्टे हो जाए, तभी आप यहाँ से देखोगे तो इसकी लाइट आपको हिलती हुई नजर आएगी। आपकी जो हम्म। टॉर्च की लाइट, और टॉर्च की लाइट हल्की हल्की आपको ऐसे ऐसे लगती हिलती। अब सोच लो, सिंगल रिफ्लेक्शन पे आपको इतना विजिबल हो रहा है कि लाइट आपकी कैसी महसूस हो रही है, हिलती हुई महसूस होगी। दैट मीन्स वो लगेगी बबल कर रही है, अभी इधर उधर हिल रही है, टॉर्च पूरी हिल रही है। अब सोच यस लो, सर। स्टार्स कितने रिफ्लेक्शन को लेके आता होगा, लाखों करोड़ों रिफ्रैक्शन को लेते हुए आता होगा, मतलब हमारे पास तक पहुंचा। रीजन क्या है कि एटमॉस्फेरिक लेयर को क्रॉस करेगा, एटमॉस्फेयर में बहुत सारी गैस की लेयर है उनको क्रॉस करेगा, गैस की लेयर के साथ वहां पे हमारे पास धूल मिट्टी बहुत सारी चीजों के लेयर्स हैं जिनको क्रॉस करते हुए रिफ्रैक्ट होते होते हमारे पास पहुंचती है। ठीक है। तो यहाँ पे लिखा गया, यस। स्टार्स एज द अपीयर फ्रॉम स्पेस, स्पेस में जो है इस तरह से दिखाई देता है। रिफ्रेक्शन ऑफ लाइट एज इट पासिस थ्रू द टर्बुलेंट एटमॉस्फेयर, ये जो एटमॉस्फेयर है इसमें इस तरह से ट्रेवल करते हुए आती, टेढ़ी मेढ़ी होते हुए स्टार इट अपीयर एट द सरफेस, सरफेस पे हमको कुछ इस तरह से दिखाई देती है। ठीक है। समझ में आई कि नहीं बात? ओके। यस सर। चलिए, अब बात करते हैं यहाँ पे, जैसे यहाँ पे एक फिगर ड्रॉ दिया किया गया आपके पास, थोड़ा बड़ा कर देते हैं, दिख रहा है, विजुअल है। यस सर। अब थोड़ा सा रिलेट करना पीछे से, रिलेट में वहां पे हम लोग क्या करते थे, किसी स्मूथ सरफेस पे लाइट इंसिडेंट होती थी, जहां इंसिडेंट होती थी उसको हम नॉर्मल बना लेते थे, है ना। नॉर्मल से उसी एंगल पे क्या हो जाती थी, रिफ्लेक्ट हो जाती थी। यस सर। ठीक। ये हमारा इंसिडेंस होता है, ये हमारा रिफ्लेक्स होता है। इसको आई बोलते हैं, इसको आर बोलते थे। क्लियर। बट यहाँ पे ध्यान से देखो, इंसिडेंस रे। अब अब ये देखो, दो मीडियन है, एक एयर मीडियन है, एक ग्लास मीडियन है। अब कौन रेयर है, कौन, ये रेयर मीडियन है, ये आपका डेंस मीडियन है। बहरहाल अभी हमको रेयर और डेंस की बात नहीं करिए, बस हमारे पास दो मीडियन है। कांच, लाइट आई कांच के ग्लास पे पड़ती है, ठीक है।
लाइट आगे कहाँ पे पड़ती है, कांच के ग्लास पे पड़ती है। अब ध्यान से देखो, जहां जिस पॉइंट पे इंसिडेंट हुई, इसी को हम क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ओरिजिन पॉइंट। और इसी पे हम एक नॉर्मल खींचते हैं, किसके, दोनों मीडियन में, एक ही मीडियम में नहीं खींचा जाएगा इसमें, इसमें क्या सिंगल मीडियन में खींचा जाता था ना। रीजन क्या है, यहाँ इधर लाइट आने के चांसेस नहीं होते थे, है ना। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, दोनों मीडियन में उसी पॉइंट पे क्या एक नॉर्मल खींचा जाएगा। तो नॉर्मल जिस पॉइंट पे ये टकराती है आके लाइट, वो इंसिडेंट पॉइंट बोलते हैं। और ये इंसिडेंस होगा, ये नॉर्मल से बीच में जो गैप होता है इसको हम इंसिडेंट एंगल बोलते हैं। बट रिफ्रेक्ट क्या होगी, रिफ्रेक्ट होने का मतलब लाइट अपनी डायरेक्शन को बेंड, बेसिकली इसको किधर जाना था, इसको कहीं इधर जाना था, सीधा ऐसा, ऐसा जाना चाहिए था ना। बट क्या देखो, यहाँ पे बेंड हो गई इस साइड में, ये ऐसे भी बेंड हो सकती थी, इधर भी बेंड हो सकती थी, इधर भी बेंड हो सकती है, हो सकता है एकदम सीधा भी आ सकती है, कोई ऐसा नहीं, बाउंड्री नहीं है। बट क्या होगी, हमेशा जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर करेगी, ये कुछ ना कुछ बेंड क्रिएट कर लेगी, वो सीधा का सीधा एकदम स्ट्रेट 180 नहीं आने वाली है। ठीक है, तो चाहे इधर नॉर्मल की साइड में बेंड हो जाए, चाहे नॉर्मल से दूर इस साइड में बेंड हो जाए, ऐसा भी बेंड हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है बेंड। तो इसको हम क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्टेड रे बोलते हैं, क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्टेड, रिफ्रैक्टेड। रिफ्रैक्टेड रे। रिफ्रैक्टेड रे जो नॉर्मल बना था, नॉर्मल से आर के बीच का जो गैप होता है, जो एंगल बनता है, इसी को रिफ्रैक्टेड एंगल बोलते हैं। इसी को क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्टेड एंगल बोलते हैं। ठीक है, क्लियर है। अब देखो, यहाँ वहां पे क्या बताया गया था, जितना इंसिडेंस एंगल होता है उसी के हिसाब से रिफ्लेक्टेड एंगल होता है, मतलब एंगल आई जितना रहा होगा उतना ही एंगल आर भी होता था वहां पे, है ना। यस। बट यहाँ पे सिचुएशन ऐसी नहीं है कि जितना एंगल आई आई रहा होगा उतना एंगल आर ही होगा, मस्ट नहीं है, एक डिफरेंस भी हो सकता है, डिफरेंट भी हो सकता है। क्लियर, यस सर। ओके। इसको हम कॉपी करते हैं, यहाँ पे यूज करते हैं समझाने के लिए। चलो भाई, थोड़ा सा छोटा कर दिया जाए, और छोटा करना, विजिबल हो रहा है कि नहीं, हाँ हो रहा है सर। ठीक है। ये अब हमको अब हमको सीखना है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। क्या सीखना है, लॉ ऑफ लो। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो मतलब हमको इसके बारे में जानना है कि अभी तो हम लोग रिफ्लेक्शन पढ़े हैं, रिफ्लेक्शन में क्या बोला था, एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर होता है। दूसरा हम लोगों ने पढ़ा था इंसिडेंस रे, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे, यस। ऑल आर लाई ऑन द सेम प्लेन, यही सीखा था ना। यस सर। पहला तो यही बोला था, भूल जाते हो आप लोग, एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर, सर ये याद है। याद है। अब हाँ। ये इंसिडेंट हो गया, ये नॉर्मल हो गया, ये हो गया, सब एक ही प्लेन पे लाई कर रहे हैं। यस ठीक है, तो सर। ये हमारा रिफ्लेक्शन का अगला था। अब हम रिफ्लेक्शन के बारे में सीखेंगे, रिफ्रैक्शन क्या होता है, रिफ्लेक्शन का लॉ क्या है। रिफ्लेक्शन का लॉ क्या कहता है, द इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल टू द refracted of two media at the point of incidence all lie on the same plane। यहाँ पे ध्यान समझना, बात वैसा ही कुछ बोला जा रहा है बट कुछ चीजें चेंज हैं। द इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल टू द इंटरफेस ऑफ द टू मीडियन, नॉर्मल टू द इंटरफेस ऑफ टू मीडियन। देखो ये नॉर्मल पॉइंट हमने ये बनाया ना, ये दोनों का यस। इंटरफेस हो रहा है कि नहीं हो रहा। ये पहला मीडियन ये येलो वाला है, दूसरा क्या है, ब्लू वाला। ठीक है, हाँ दोनों दोनों मीडियन का इंटरफेस नॉर्मल बना रहा है कि नहीं बना रहा है। बन रहा है सर। मीडिया एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस आर लाई ऑन द सेम प्लेन, ये सभी के सभी एक ही प्लेन पर लाई करेंगे। ध्यान से देखो, तो बेसिकली ये जो बाउंड्री वाली लाइन है, यही एक प्लेन का काम कर रही है कि नहीं कर रही है। कर रही है सर। बाउंड्री लाइन आपका बिल्कुल। प्लेन का काम कर, अब चाहे आप इस साइड से देखोगे तो भी इसी प्लेन पे लाई कर रहा है, चाहे आप एयर की साइड से देखोगे तब भी उसी प्लेन पे लाई कर रहा है। मतलब ये दो के दोनों साइड से, चाहे ग्लास की साइड से देखोगे चाहे एयर की साइड से देखोगे, दोनों साइड से क्या करेंगे, एक ही प्लेन पर
लाइक कर रहे होंगे। यस क्लियर। यस। सेकंड क्या है, द रेशियो ऑफ द साइन, द रेशियो ऑफ द साइन ऑफ द एंगल। अच्छा, आप साइन ऑफ द एंगल क्या होता है बताओ भाई। साइन ऑफ द साइन, एंगल। हाँ, साइन ऑफ द एंगल नहीं पता? अरे साइन थीटा कॉस थीटा पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो? हाँ, वो वाला एंगल सर, वो तो पता है। साइन ही तो लिखा गया है। हाँ हाँ। आप लोग नहीं, यस। मैं फिजिक्स का सोच रही थी। हम्म, देखो साइन वो साइन नहीं प्लस वन। जो होता है परपेंडिकुलर, हाँ हाइपोटेन्यूज हाँ और साइन, हाँ, वो वाला, तो वो वो वाला। साइन है। जो दूसरा साइन आप देख रहे हो, वो साइन में का स्पेलिंग चेंज होता है, एस आई एन ई, यहाँ पे साइन है। साइन ऑफ द यस एंगल ऑफ द इंसिडेंस ऑफ द साइन एंड साइन ऑफ द एंगल ऑफ द रिफ्लेक्शन। क्या बोला गया, द रेशियो ऑफ द साइन ऑफ द एंगल ऑफ इंसिडेंस। एंगल ऑफ इंसिडेंस मतलब आपका एंगल कौन है, आई है, इसका साइन ले लिया जाए, साइन यस सर। आई ले लिया गया, यस सर। टू द साइन ऑफ द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। इनका साइन ऑफ द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन से क्या लिया, रेशियो ले लिया जाए। इज कांस्टेंट, ये हमेशा क्या होता है, कांस्टेंट होता है। क्या होता है, कांस्टेंट कांस्टेंट। होता है। हाँ, दिस इज आल्सो नोन नोन एज स्नेल लॉ। इसको आपको ये स्नेल स्नेल लॉ के नाम से पढ़ाया जाता है। ठीक है, बेसिकली आपके एग्जाम में भी ऐसा आ सकता है, व्हाट इज द स्नेल लॉ ना। स्नेल लॉ आपका यही है, द रेशियो ऑफ द साइन ऑफ द एंगल ऑफ इंसिडेंस to the sine of the angle of refraction is constant. This is also known as Snell law. क्लियर। यस तो सर। इसको हम क्या लिखेंगे, साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ये आपका बन जाता है फॉर्मूला, जिसका हम आगे जैसे वहां पे वन अपान एफ इज इक्वल टू वन अपान यू प्लस वन अपान वी बना था एक फार्मूला। उसी तरह ये फार्मूला आपका बनता है साइन आई अपान साइन आर इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, जिसका यूज हम क्वेश्चन को सॉल्व करने में करेंगे। यस क्लियर। सर। ठीक है, ओके सर। यहां तक कोई इशू। नहीं सर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट क्या है हमारा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आल्सो कॉल्ड द इंडेक्स ऑफ रिफ्रैक्शन, इंडेक्स ऑफ रिफ्लेक्शन रिफ्लेक्शन। डिस्क्राइब हाउ फास्ट लाइट ट्रेवल थ्रू द मटेरियल। मतलब ये डिस्क्राइब करता है कि लाइट कितनी स्पीड से कितना फास्ट क्या कर रही है, मीडियम में या मटेरियल के अंदर में ट्रेवल कर रही है, उसी को हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलते हैं। बात समझ में आ रही है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का बेसिकली बेसिकली अगर हम बात करें तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स स्पीड ऑफ लाइट ना, स्पीड ऑफ लाइट और जो आपका सॉरी मीडियम में स्पीड होती है, उनका क्या होता है, ये रेशियो होता है, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम और स्पीड ऑफ लाइट इन द मीडियम। वैक्यूम में स्पीड लाइट की स्पीड क्या है, और आपका जो मीडियम यूज किया गया है उस मीडियम में लाइट की स्पीड क्या है, इनका जो रेशियो होता है इसी को हम क्या बोलते हैं, बेसिकली रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोला जाता है। ठीक यस है, सर। तो इसके बारे में थोड़ा सा नीचे हमने लिखा, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज डोमेन सॉरी डायमेंशन लेस। ये डायमेंशन लेस होता है भाई, डायमेंशन लेस होना पड़ेगा, क्यों, कौन सी डायमेंशन में है, 1D 2D 3D, कौन सा डायमेंशन में है, होना पड़ेगा। रीजन क्या है, कौन सी जगह पे मूव कर जाए क्या पता। फॉर अ गिवन मटेरियल द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज द रेशियो बिटवीन द स्पीड ऑफ लाइट ऑफ वैक्यूम। यही चीज तो अभी मैंने बोला, speed of light in a vacuum and speed of light in the medium। ठीक है, मतलब वैक्यूम का सेंस समझते हो, जहां वैक्यूम में लाइट की स्पीड क्या है, और जिस मीडियम में आपने यूज, से मान लो हमने यहाँ पे कांच लगाया ना, इतना मोटा सा कांच है, इस पे लाइट इंटर की, यहां पहुंचने के बाद यहां से लाइट आपकी आई,
आपने इसको मेजर किया, हमने लाइट यहाँ पे जलाया और कितने सेकंड में यहाँ पे पहुंची। ठीक है, यहाँ पे टकराने के बाद यहां से बाहर निकलने तक लाइट ने कितना दिया है, मतलब या इस पॉइंट से इस पॉइंट तक पहुंचने में लाइट ने कितना टाइम लगाया। इसको बोलते हैं स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियन। कहां से, इंटरिंग पॉइंट से लेके एग्जिट पॉइंट के बीच में जितना टाइम लगेगा, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट, इसके बीच में ये लाइट जो ट्रेवल करेगी और इसके बाहर जो ट्रेवल स्पीड होगी, दोनों का जो रेशियो होगा, इसी को हम क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलते हैं। बात समझ में आई। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को बेसिकली हम यस यन सर। से रिप्रेजेंट करते हैं ना। तो अगर ये रेशियो की बात हो रही है तो रेशियो आपका क्या, वैक्यूम, स्पीड ऑफ लाइट वैक्यूम को सी से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको वी से रिप्रेजेंट करते हैं, तो क्या बन जाएगा, एन इज इक्वल टू सी अपॉन वी बन जाएगा। ठीक है, देन द गिवन बाय द फॉलोइंग फार्मूला, फार्मूला आपका यही बन गया, स्मॉल एन इज इक्वल टू स्मॉल सी अपॉन स्मॉल वी। ठीक है, तो ये आपका क्या है, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स का फार्मूला हो जाता है। क्लियर है बातें इतनी? यस सर। ओके, नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट इन रियल लाइफ। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट इन रियल लाइफ। विजिबल है पूरा ये कि नहीं विजिबल, थोड़ा सा हम इसको डार्क कर दे रहे हैं। नहीं विजिबल है सर। चलो थोड़ा सा डार्क कर दे, थोड़ा अच्छे से विजिबल हो जाएगा। अब सही है। देखो, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट इन रियल लाइफ, रियल लाइफ में रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या है, मतलब रियल लाइफ में इसका यूजेस क्या क्या है। पहला पॉइंट हमारा क्या है, ये पहला पॉइंट है, ये सेकंड पॉइंट है, ये आपका थर्ड पॉइंट है, ये आपका फोर्थ पॉइंट है। नंबरिंग नहीं लगा देते भाई, कहाँ है वो। नहीं ठीक है सर, समझ आ रहे हैं। नहीं मिक्स रहेगा ना तो अभी तो समझ में आ रहा है, बाद में नोट्स क्रिएट करने में प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है ना। बेस्ट रहेगा कि थोड़ा सा एक पॉइंट ही छूटा हुआ तो उसको हम टाइप ही कर दें। कितना हो गया, पॉइंट फोर, डन। बस इतना सा यस। करना है। देखो, फर्स्ट पॉइंट क्या है, मिराग एंड लूमिंग आर ऑप्टिकल इल्यूजन रिजल्टिंग फ्रॉम द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। मिराग जानते हैं, मिराग? यस सर, इल्यूजन जो होता है ना, जैसे डेजर्ट में आपका पानी दिखना, वो इल्यूजन होता है एक हाँ हाँ, मिराज जैसे। कुछ कुछ वैसा स्ट्रक्चर। तो ये कैसा स्ट्रक्चर होता है, इसका रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है, ऐसा क्यों हमको दिखाई देता है। आप कभी भी जब अभी गर्मी आ जाएगी तो गर्मी के दोपहर की धूप में किसी फील्ड एरिया में जाओ, नॉर्मली फील्ड एरिया हो और बहुत मतलब कुछ दूर तक खाली प्लेस दिखाई दे रहा हो आपको, अगर आप फ्रंट पे देखोगे दूर तक तो आपको धूप ऐसे ऐसे हिलती हुई, मतलब सामने कुछ ऐसा हिलता हुआ दिखाई देगा। कभी ऑब्जर्व किया है ऐसी यस चीजों को? सर, यस सर, वो थोड़ा हिल रहा होता है, थोड़ा कलर्स भी होते हैं उसमें, थोड़ा थोड़ा हिलते हिलते। हाँ, ये एकदम फील्ड एरिया में जब आप रहोगे, कहीं पे बहुत ज्यादा गैप होता है, बीच में कोई बिल्डिंग्स वगैरह नहीं आ रही होती हैं, तो वहां पे जब एकदम दोपहर की जो धूप होती, जिसमें बहुत तेज वाली धूप हो रही होती है गर्मी की, उस टाइम पीरियड में जब आप रहते हो तो वहां पे ये चीजें देखने को मिलती हैं। ठीक है, तो इनका रिफ्लेक्शन ऑफ रियल लाइफ में हम इनका मिराज और लूमिंग ऑफ द ऑप्टिकल इल्यूजन में हम इसका रिजल्ट में यूज करते हैं। कि इसका यूज कैसे करते हैं रिजल्टिंग का। स्कूल ग्राउंड में भी दिख जाता है, अगर स्कूल ग्राउंड बड़ा होता है तो उसमें भी दोपहर हाँ के टाइम में। हाँ, बिल्कुल दिखेगा। आप कमरे के जब आप थोड़ा अंधेरे में बैठ के उजाले की तरफ देखोगे तो आपको दिखाई देगा वो। यस सर, यस सर। ठीक है, अगला क्या है, अ स्विमिंग पूल ऑलवेज लुक, क्या लिखा, सिल्वर दैन इट रियली बिकम द लाइट कमिंग फ्रॉम द बॉटम ऑफ द पूल बेंड एट द सरफेस ड्यू टू द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। आप कभी ध्यान दिए हो, स्विमिंग पूल हमेशा क्लीन, बेहतरीन, बढ़िया आपको दिखाई देता रहता है ना। यस सर, उसके यस सर, उसके ठीक है। उसको केमिकल में जब केमिस्ट्री पढ़ेंगे तो उसमें उसका भी रीजन बताएंगे। क्या बोलते हैं,
अभी तो लाइट के रिफ्लेक्शन की बात करें तो हम लाइट के बारे में बताते हैं, वो इतना अच्छा दिखता क्यों है। रीजन क्या है, उसके बॉटम पे लाइट्स लगी होती हैं एकदम बॉटम पे, जहां से, और लाइट ऐसी होती हैं जो वाटर को एकदम क्लीन दिखने में हेल्प कर, जैसे लाइट जो होती है, ब्लू लाइट अक्सर लगा दी जाती है, या येलो लाइट तो नहीं, रेड लाइट लगा दी जाती है। येलो लाइट लगाएंगे तो उसमें जो डस्ट पार्टिकल्स होंगे वो दिखाई देंगे, ठीक है। ब्लू लाइट में आपके डस्ट पार्टिकल बहुत कम दिखाई देंगे, रेड लाइट में आपके डस्ट पार्टिकल कम दिखाई देंगे। जिसको आप लोग कौन सा कलर बोलते हैं, जो उसका ब्रिंजल कलर का होता है, बैगन कलर का होता है, उसको कौन सा कलर बोलते हैं भाई, कलर का नाम ही नहीं याद है। वो- सर किस चीज में यूज होता है वो? पार्ट पार्ट ऑफ सेवन कलर का है। अब देखो मेरे को याद नहीं आ रहा, जो इसी का डार्क कलर होता है, ब्लू का एकदम डार्क कलर। नेवी ब्लू। अन्य भी ब्लू ब्लू हो सकते हो। तो ये कलर भी क्या होते हैं आपके, लाइट जैसे वाटर के नीचे। हाँ। हाँ। सर वो आपका जो स्विमिंग पूल होता है उसके नीचे जो टाइल्स होते हैं वो ब्लू में ही होता है हमेशा। नेवी ब्लू, नहीं, लाइट ब्लू। वो लगाया जाता है अब, हाँ। नेवी ब्लू, ब्लू या फिर रेड कलर के लगा दिया जाता है, मैक्सिमम ब्लू लगाया जाता है यस ना। सर। मैक्सिमम नेवी ब्लू, लाइट ब्लू या ब्लू लगाया जाता है। उसका सबसे सॉलिड रीजन क्या है ना, कि ब्लू में आपके डस्ट पार्टिकल बहुत कम विजिबल होते हैं, रेड में डस्ट पार्टिकल आपके, अभी येलो लाइट लगा दो ना, सारे डस्ट पार्टिकल विजिबल होने लगेंगे, हाँ सर। ठीक है। और दूसरी कंडीशन, अगर हम केमिकल की बात करें, आपको पता हो एक होता है क्लोरीन, स्विमिंग पूल में क्लोरीन का यूज बहुत, हाँ, क्लोरीन का यूज वाटर को साफ करने के लिए किया जाता है, ठीक है। यस सर। बट बट देखो, आप ऑब्जर्व करो, जैसे हम किसी 5 स्टार या 6 स्टार कहीं जाते हैं, हम लोग बोलते हैं 5 स्टार या बेस्ट जगह पे हम स्विमिंग पूल में गए, वहां पे पता लगा टेरिस पे एकदम टॉप फ्लोर पे स्विमिंग पूल बना हुआ है ना। बट अब क्या है कि वहां पे डेली तो उतना पानी तो बाहर निकाला नहीं जाएगा। यस सर। तो वो उसको क्या कर, फिल्टर होता रहता है। तो फिल्टर कैसे होता है, वो लोग क्लोरीन वगैरह यूज करते हैं, यस सर। जो, अगर, लेकिन आप ध्यान दो, जब ऐसी जगहों पे आप जाते हो तो आपको पैर में एक प्लास्टिक ग्लव दिया जाता है पहनने के लिए। ऐसे स्विमिंग पूल में जब आप एंटर करते हो, जो अच्छी जगह पे होते हैं या जो टॉप पे होते हैं, आपको क्या बोलते हैं, फुट ग्लव दिया जाता है, पैर में पहनने के लिए प्लास्टिक का होता है। उसको इसलिए नहीं देते हैं कि आपके पैर को कोई चोट ना लगे, आईटीसी। उसमें क्या होता है ना, कि अपने डस्ट को छिपाने के लिए दिया जाता है। रीजन क्या है कि जब आप क्लोरीन का यूज करते हो ना, क्लोरीन सारे गंदगी को लेके नीचे बैठ जाता है, अच्छा। ठीक है। जब आप खाली पैर उसमें एंटर करोगे विदाउट ग्लव का, तो आपके पैर में वो जेली जैसा चिपकेगा। ओके। तो जब जेली जैसे चिपकेगा तो आपको चीज मालूम चल जाएगा कि नीचे डस्ट है। बट आप जब पैर में पॉलीथीन पहन के जाओगे या प्लास्टिक पहन के जाओगे, तो आपके ब्रेन में यही है कि पॉलीथीन स्लिप कर रही है यस सर। यस सर। ना। आपको ये ब्रेन में ही आएगा पॉलीथीन स्लिप कर रही है। बट रियलिटी में क्या स्लिप कर रहा होता है, और जो नीचे गंदगी होती है वो स्लिप कर रही होती है। ओके सर। हाँ, तो ये क्लोरीन का, बहरहाल अभी हम उसको उसके बारे में डिस्कस करेंगे जब हम क्लोरीन और सारी चीजें, आयोडीन वगैरह पढ़ेंगे। ब्रोमीन, क्लोरीन, आयोडीन, फ्लोरीन, जब ये सब पढ़ेंगे तो उसमें डिस्कस करेंगे। तो सेकंड पॉइंट समझ में आ गया। यस सर। यस सर। थर्ड पॉइंट क्या है, फॉर्मेशन ऑफ द रेनबो इज द एग्जांपल ऑफ द रिफ्लेक्शन ऑफ द सन रे बेंट थ्रू द रेन ड्रॉप रिजल्टिंग इन द रेनबो। रेनबो का भी सबसे बड़ा, रेनबो का मेन रीजन क्या होता है, रिफ्रैक्शन। रेनबो बनने का सबसे बड़ा कारण क्या होता है, रिफ्लेक्शन। अब रिफ्लेक्शन। सोचो, अब सोचो सेवन कलर रेनबो रेन के कारण क्यों दिखाई देता है। आप ऑब्जर्व करो, जब बारिश हो जाती है तो बहुत टिनी स्पॉट ऑफ वाटर्स, बहुत टिनी स्पॉट ऑफ वाटर्स, वो क्या होते हैं, एयर में मूव करने लगते हैं, मतलब एयर में ही छूट जाते हैं ना। आप कभी आप किसी फंक्शन में जाओ तो आज के टाइम में एक से अलग अलग टाइप के फैन आते हैं जो थोड़ा थोड़ा फवारे टाइप का वाटर स्प्रे करते रहते हैं, फंक्शन वगैरह में अक्सर लगा दिए जाते हैं इस तरह के। वो तब भी बड़े बड़े स्पॉट्स फेंक रहे हैं, उससे भी मतलब इतना छोटा। स्प्रिंकलर। स्प्रिंकलर वो वाटर स्प्रिंकल करता है हवा में छोड़ता है। हाँ, हवा हवा में छोड़ देता था। तो दैट मीन्स जब हम बारिश होती है ना, तो वहां पे इतने टीनी स्पॉट्स ऑफ वाटर्स क्या होते हैं, एटमॉस्फेयर में फैल जाते हैं। अब उन,
उनके पास इतना कम वेट होता है कि ना तो आसानी से नीचे ही आ पा रहे हैं, ना सही से ऊपर ही सूख पा रहे हैं। अब क्या होते हैं, एटमॉस्फेयर में मतलब एयर में रन करने लगते हैं। एयर में रन करते हैं, जैसे बादल हटता है, पता लगा एयर में बहुत सारी टीनी स्पॉट ऑफ वाटर्स हैं, बादल हटते ही सनलाइट आ जाती है। अब सनलाइट जब आती है तो वो मतलब इतने टीनी स्पॉट्स हैं, हर जगह से लाइट रिफ्रैक्ट रिफ्लेक्ट मतलब इतना रिफ्रेक्शन हो जाता है कि उसके सभी कलर अलग दिखाई देने लगते हैं। बात समझ में आई? रीजन क्या है कि जितनी टीनी स्पॉट ऑफ वाटर होंगे उतनी बार रिफ्रेक्शन होना पड़ेगा, और टीनी स्पॉट ऑफ वाटर। यस सर, यस सर। वैसे सर, अगर सन जब बारिश हो रही हो उसमें सन आ जाता है तो हमें थोड़ा सा रेनबो दिख जाता है, अगर हाँ, देखे तो। हल्का सा दिख जाता है। उसका सबसे बड़ा रीजन क्या होता है, यही होता है कि वहां पे क्या होता है, बहुत लॉट ऑफ टाइम रिफ्रेक्शन हो जाता है। जब लॉट ऑफ टाइम रिफ्रेक्शन हो जाता है, सारे कलर अलग अलग होते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, रेनबो फॉर्म हो गया। रेनबो फॉर्म होने का सबसे बड़ा रीजन यही होता है। ठीक है, क्योंकि वहां पे वो एक मीडियन का काम कर रहा होता है। एटमॉस्फियर से मतलब एयर से सीधा कौन से मीडियन में लाइट इंटर कर रही है, वाटर मीडियन में इंटर कर रही है। वाटर वाटर मीडियम। मीडियन, वाटर से एयर, एयर से वाटर, वाटर से एयर, एयर से वाटर, यही तो हो रहा होता है। जिनका एक मान लो एक बूंद पानी ले ले तो बड़ा होगा, इसमें इंटर करके बाहर निकलेगा तो सब सामने फिर से क्या मिल जाएगा, एयर मिल जाएगा। जैसे एयर में इंटर किया, फिर से तुरंत टिनी स्पॉट ऑफ वाटर मिल गया, उसमें इंटर करिए लाइट। दैट मीन्स ये बहुत तेजी से रिफ्लेक्शन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। इसमें क्या होता है, सारे कलर विजिबल हो जाते हैं। क्लियर? फोर्थ पॉइंट क्या है, when white light passes through the prism, it is split into the component color red, orange, yellow, green, blue, violet due to the reflection of light। जैसे हम लोग एलईडी एलसीडी जो लाइट यूज करते हैं, ये बेसिकली जब हम इसको प्रिज्म प्रिज्म के अंदर से इंटर कराते हैं, तो प्रिज्म का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है कि उसका जो रिफ्लेक्शन होता है सबको सेपरेट कर देता है। सबको क्या कर देता है, सेपरेट कर देता है। तो वहां पे आपके सेवन के सेवन कलर जितने भी होते हैं, सभी कलर आपको क्या होते हैं, कलर कंपोनेंट सब क्या होते हैं, दिखाई देने लगते हैं। ठीक है, यस सर, यस सर, यस सर। डन। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। इसमें तो कुछ लिखना लिखाना नहीं था, मैंने इसको रीड करके खाली सर, समझा दिया। सर सेवन का वो वेब ग्योर बन जाता है ना उससे। हाँ, ठीक है। तो अब नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है, एप्लीकेशन ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। एप्लीकेशन क्या है, मतलब हम इसको यूज कहाँ करते हैं, अप्लाई कहाँ कहाँ करते हैं, उसके बारे में देखो। ये सब आज इसलिए करना पड़ रहा है, रीजन क्या है कि टीम का कोई मेंबर है नहीं। ये सारे वर्क पहले से वो लोग करके रखते हैं, मतलब जो कंप्यूटर ऑपरेटर है वो ये सारे प्रोसेस करके रखते हैं। इन्होंने हमको बता दिया कि सर यहाँ पे रखा है, आप यहाँ से रिसीव कर लीजिएगा। चलिए देखते हैं। इसमें पॉइंट भी करना पड़ेगा, आई थिंक। हाँ, फर्स्ट पॉइंट, दिस इज सेकंड पॉइंट, दिस इज थर्ड पॉइंट। ओके, क्लियर? एप्लीकेशन ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। एप्लीकेशन का मतलब हम इसको अप्लाई कहाँ कहाँ करेंगे अपने रियल लाइफ में, कहाँ कहाँ हम इसको यूज कर रहे होते हैं। तो रिफ्लेक्शन रिफ्लेक्शन हैज मेनी एप्लीकेशन इन द ऑप्टिक एंड टेक्नोलॉजी। ये बहुत जगह यूज होता है, ऑप्टिक में यूज होता है, टेक्नोलॉजीज में यूज होता है। अ फ्यू प्रोमिनेंट applications आर द लिस्टेड बिलो। पहला क्या है, अ लेंस यूजेस रिफ्रैक्शन ऑफ reflector to form the image of an object from the various purpose such as the magnification। अभी मैं हम लोग मैग्निफिकेशन पीछे पढ़ के आए हैं, अगर याद हो तो, है ना। तो हम क्या करते हैं, इसका यूज किस में करते हैं, लेंस में करते हैं। इसका यूज किस में करते हैं, लेंस में लेंस में करते हैं। लेंस में करते हैं। जैसे कि अब ध्यान से देखो, मिरर और लेंस में डिफरेंस क्या है। लेंस जो होता है क्या, ट्रांसपेरेंट होता है। जैसे मैं ग्लासेस यूज कर रहा हूँ, गॉगल यूज करता हूँ। अब गॉगल्स ये जो इसमें लेंस लगा हुआ है ये ट्रांसपेरेंट है ना। अब ये एक टाइप का लेंस है, ये कॉनकेव लेंस भी हो सकता है, कॉन्वेक्स लेंस भी हो सकता है, दोनों में से कोई भी एक लेंस होगा। तो ये सर लेंस वो है। डिपेंड करता है आपको क्या मायोपिया या हाइपरट्रोपिया। नहीं, वो तो बहुत बड़ी चीज हो गई भाई ना। यस सर। वो तो
वो तो वो तो बहुत मतलब वो बहुत बड़ी चीज, जैसे लेंसेज का यूज बहुत चीजों में किया, जैसे आपको आपको ये क्या जो हो। लेंस है वो कलर लेंस जो आते हैं। हाँ, कलर लेंस आते हैं, कॉन्टेक्ट लेंस आते हैं, जैसे अभी मैं आपके सामने लेंस लगा के पढ़ा रहा हूँ आपको। तो ये सबके लेंस का अलग अलग थीम होता है क्या, जैसे कि लेंस का मेन पर्पज ये नहीं होता है कि आपको ना दिख रहा हो तभी यूज करो। यस सर। लेंस का पर्पज क्या है, आपके आई का जो फिगर फिगर मैप है वो मेंटेन करने के लिए यूज किया जाता है। जैसे ये टेस्टेड लेंस है। टेस्टेड लेंस में क्या है कि अब ये क्या करेगा, हमारे पास आई रिफ्लेक्ट, क्योंकि हमारे आंख के पीछे जो हमारे आंख में जो ये मेरा ब्लैक पॉड, अभी हम ह्यूमन आईज है, आपका आपका चैप्टर उसको पढ़ाएंगे हम। तो जैसे ये हमारा हमारी आईज है। आईज एक टाइप का क्या है, एक कैमरा है। एक टाइप का क्या है, कैमरा है। कैमरा। इसको, हाँ, इसको एक चाहिए डिस्प्ले, इसके पीछे रेटिना नाम का एक डिस्प्ले होता है यस ना। सर। तो रेटिना से सब कुछ दिखता है सर। हाँ, रेटिना नाम का एक डिस्प्ले होता है जिसपे सारी चीजों का फिगर बन रहा होता है। अब ये क्या है, एक ये जो कैमरा आपके फ्रंट पे लगा हुआ है, इस कैमरे में लाइट किरणें इंटर करती है। अब ये लाइट किरण जब इंटर करती है तो उस डिस्प्ले पे किस हिसाब से वो रिप्रेजेंट कर पा रही है, यही मेन काम होता है। इसी में जिसका थोड़ा बहुत वेरिएशन होता है, तो बहुत सारी चीजें, जैसे किसी किसी का सर दर्द होता है, किसी के यहाँ पे आंखों के ऊपर साइल हो जाता है ज्यादा डिस्प्ले मतलब स्क्रीन टाइम करने पे। तो ये सारी चीजें होती हैं, इसके लिए हम क्या करते हैं, लेंस का यूज करते हैं, ताकि लाइट का रिफ्रैक्शन और रिफ्लेक्शन दोनों प्रॉपर होता रहे। हमको जो जरूरत की लाइट है वो हमारे डिस्प्ले पे पहुंचे, और जो जरूरत की लाइट नहीं है वो डिस्प्ले से रिफ्लेक्ट हो जाए। ठीक है, जैसे अभी ब्लू रे के मिरर्स आते हैं। ब्लू रे में क्या बेनिफिट है, आप डिस्प्ले के सामने बैठे हो तो सर वो जितने भी, यूवी लाइट प्रोटेक्शन मिरर आ गए ना, लेंसेज। यूवी लाइट प्रोटेक्शन लेंसेज आ हाँ, गए ना। यूवी लाइट प्रोटेक्टर, उसी को हम बोलते हैं ब्लू 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 लेंस बोलते हैं ना। तो उसी ब्लू को लेंस, स्क्रीन पे आप जब ज्यादा तो देख सकते हो उसको रख के। हाँ, जैसे कि ये ब्लू लेंस है। साथ में ये क्या है, आई, जो मेरा आई का प्रॉब्लम है, ये वो भी दोनों है ना। तो अच्छा अब सर। ये मल्टीपल है। अब आई प्रॉब्लम का भी है और ब्लू रे का भी है। अब इससे क्या है, हम हमारा मैक्सिमम टाइम स्क्रीन रहता है, क्योंकि हमको सुबह से लेकर शाम तक बहुत सारी क्लासेस अटेंड कर रहे हैं, तो मैक्सिमम टाइम हमारा क्या था, स्क्रीन हो जाता है। स्क्रीन की वजह से आंखों को इफेक्ट हो सकता है, इस वजह से ये अब क्या है, इसकी जितनी भी ब्लू रेज हैं ना, हमारी आंखों तक नहीं, हमारी लेंसेस तक नहीं पहुंचेंगी, जो हमारी आई लेंस है वो यही मिरर के सामने से, ग्लास के सामने से रिफ्लेक्ट हो जाएंगी। जो हमको मेन रिक्वायरमेंट है वो हमको दिखाई देगा। ओके। ओके सर। तो इसका यूज हम किस में करते हैं, यूजेज ऑफ द लेंस में करते हैं। बहरहाल अभी हम ह्यूमन आई पढ़ाएंगे, अभी इसके बाद लेंस भी पढ़ाने वाले हैं, ऐसा भी नहीं, लेंस भी आपका चैप्टर में है। ठीक सर। है। हाँ, सर तो ये जो ब्लू रेज वाले जो मतलब जो ब्लू लेंस वाले चश्मे होते हैं वो हम लोग भी पहन सकते हैं। देखो, लेंस के जितने भी चश्मे हैं वो आप ऐसे नहीं पहन सकते हो ना, मेरे हिसाब से, अकॉर्डिंग टू साइंस, और मैं जैसा मानता हूँ या जानता हूँ, आपको किसी भी ग्लास को विदाउट अपनी आई की कैपेसिटी के अकॉर्डिंग नहीं मतलब विदाउट आई कैपेसिटी से हट के नहीं पहनना। जैसे हम लोग क्या करते हैं, 100 200 रुपए 40 रुपए का, 2000 4000 का एक ग्लास बढ़िया खरीद लिया भाई, मैंने चश्मा खरीदा, ब्रांडेड लगा लिया, है ना। अब आपने तो खरीद लिया, ब्रांडेड चश्मा खरीद लिया, बट वो आपके आई कैपेसिटी पे सुटेबल है कि नहीं, है सुटेबल, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। हमको क्या लगता है, हम फैशन के चक्कर में या फिर अच्छा दिखने के चक्कर में क्या करते हैं, गॉगल्स खरीद लेते हैं। मार्केट में बहुत सारे अवेलेबल, 100 रुपए से लेके 10,000 रुपए तक के गॉगल्स हैं, विदाउट टेस्टेड ना, बोल देंगे जीरो लेंस है। भाई जीरो लेंस तो है, उसका प्लेन सरफेस दिया, लेकिन हमारे आई का रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन कैसा है वो भी तो पता होना चाहिए ना, कि हमारी हमारी आई यस सर। किस एंगल की लाइट को अच्छे से ऑब्जर्व कर, क्योंकि आप जब ग्लास गॉगल्स पहनते हो, चश्मा पहनते हो, हमेशा देखो उसका उसका मिरर क्या होता है, बेंड होता है, उसका लेंस का बेंड होता है हल्का सा। दैट मीन्स एक साइड से देखो तो कॉनकेव बना रहा है, दूसरी साइड से देखो तो कॉन्वेक्स बना रहा है। ठीक है, और जब वो कॉनकेव और कॉन्वेक्स दोनों बना रहा है, तो उस दोनों प्रॉपर्टी को होल्ड कर रहा है, और दोनों प्रॉपर्टी को होल्ड कर रहा है,
मैक्सिमम तो नहीं तो मिनिमम से मिनिमम कुछ ना कुछ लाइट ऑफ रे वो क्या करेगा, रिफ्लेक्ट और रिफ्रेक्ट करेगा जरूर। हाँ, अच्छा, मतलब गॉगल्स भी हमें वो लेंस देख के पहनने चाहिए। बिल्कुल, हमेशा जब भी अगर आपको मान लो आपके पास कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको गॉगल्स पहनने हैं, आपको अच्छा लगता है, आपको पहनना है, आप डॉक्टर को या जो टेस्टर होते हैं उनको दिखाओ, अपने आंख के रेटिना और आपके आंख का लेंस का क्राइटेरिया मेंटेन करो, उसके बिहाफ से आप चश्मा यूज करो। नहीं तो इन फ्यूचर जाके आपके आंखों के लिए वो प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा। अभी मैं आपको मिरर पढ़ा रहा हूँ, अभी आपको लाइट का रिफ्लेक्शन रिफ्लेक्शन पढ़ा रहा हूँ, एक छोटा सा एग्जांपल ऑब्जर्व करो। अभी मैंने बोला कि आप नॉर्मल 50-60 रुपए 100 रुपए का एक चश्मा खरीद के ले जाओ, गॉगल्स खरीद के आओ, उसका देखो जैसे यही चश्मा ध्यान से देखो, अब बाहर से देखोगे तो क्या होगा, कॉन्वेक्स होगा, है ना। अंदर की तरफ से क्या हो जाएगा, कॉनकेव हो जाएगा, है ना। अब सपोज दैट तो मान लो टेस्टेड है, इसमें हमको कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। बट जब नॉन टेस्टेड कोई चीज होता है या हम हमारी आंख के ही अकॉर्डिंग है ये, बट जो हम नया लेके आएंगे हमारी आई के अकॉर्डिंग नहीं होगा, उस सिचुएशन में क्या होता है, लाइट की कुछ न कुछ रे ऑफ लाइट ऐसी होगी जो रिफ्रेक्ट और रिफ्रैक्ट दोनों हो रही होंगी, वो हमारी आई को क्या कर जाता है, हम कर जाता है। तो बाद में हमको क्या करना है, डॉक्टर से कंसल्ट करना पड़ता है, हमको लेंस लगाने की जरूरत पड़ जाती है आंखों पे। और हमारी लापरवाही क्या होती है, यही छोटी सी लापरवाही होती है जो विदाउट टेस्ट हम मार्केट से खरीद के चश्मा लगा लेते हैं। ओके सर, तो मतलब अगर हमें सन ग्लासेस भी जैसे पहनने हैं तो हमें उसका भी टेस्ट करवाना पड़ता बिल्कुल भी सन, हाँ सन ग्लासेस भी अगर आपको लेने हैं तो मेरे हिसाब से या साइंस के अकॉर्डिंग अपने आई को वेल मेंटेन रखने का रीजन क्या है कि सबसे बेस्ट बॉडी का अगर कोई लिगामेंट या कोई ऑर्गन है तो आई है, अगर आई नहीं तो सब बेकार है। ठीक है, चलिए है। ओके नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं हम। हाँ बोलो, कुछ कोई था क्या। नहीं सर, मैं तो ओके बोली। ओके, तो सेकंड पॉइंट क्या है, स्पेक्टल्स worn by the people with the defective vision use of the principle of the reflection। ये देखो सेकंड पॉइंट में यही लिखा गया है, ध्यान से पढ़ो। Spectacles worn by the people with the defective vision use principle of the refraction। यस सर। ठीक है, थर्ड पॉइंट में क्या है, रिफ्लेक्शन इज यूज द पिफोल्स ऑफ हाउस डोर्स, कैमरास, मूवी प्रोजेक्टर्स एंड टेलीस्कोप्स। आप ध्यान दो, ये सारी चीजें हम बेसिकली यूज करते हैं, जैसे घर के डोर में छोटा सा एक मिरर लगाते हैं जो अंदर 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 से देखने पे बाहर का दिखता है। ईगल आई भी बोलते हैं ना उसको, ईगल आई भी बोलते हैं। क्या, उसको ईगल आई भी बोलते हैं। पीफोल, पिफो ईगल आई। पिफोल, हाँ इगराइज पिफोल्स, ये सारी चीजें बोलते हैं। उसमें क्या होता है कि हम अंदर से छोटे से उसे देखते हैं, बाहर का पूरा दिख जाता है कौन खड़ा है। ऐसे वॉइस नहीं, हाँ कैमरा होता है, कैमरे में सबसे बड़ा गेम किसका होता है, कैमरे में कैमरा का सबसे बड़ा रोल नहीं होता है, कैमरे में सबसे बड़ा रोल उसके लेंस का होता है। जो भी हम कैमरा यूज करते हैं, जितना भी कैमरा हम यूज करते हैं, कैमरे से ज्यादा कॉस्टली उसका लेंस होता है, कैमरे से ज्यादा इंपॉर्टेंट उसका क्या होता है, लेंस होता है। यस सर, कैमरा की बॉडी से ज्यादा उसका लेंस, उस लेंस के लिए कवर भी एक्स्ट्रा आते हैं ताकि आपके हाँ, लेंस लेंस। हाँ, वो कैमरे 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 कैमरा सिर्फ क्या करता है, आपके पिक्सल को इकट्ठा करता है। पिक्सल का मतलब आपके जो फोटोज हैं उसके छोटे छोटे टुकड़े करके उसको नजदीक या दूर करने का काम। पिक्सल कहते हैं जो ज्वाइन करके फोटो बनाते हैं। हाँ, वो पिक्सल को इकट्ठा करने का काम करता है बस। कैमरा आपका क्या होता है, मेगा पिक्सल का होता है, 2 मेगापिक्सल, 3 मेगापिक्सल, 100 मेगापिक्सल जो भी होगा, वो पिक्सल को इकट्ठा करने का काम करता है बस। बट किसी किसी को अच्छे से अच्छा पिक्सल प्रोवाइड करना, लॉट ऑफ पिक्सल प्रोवाइड करना, इस सारा काम किस पे डिपेंड होता है, कैमरे के लेंस पे डिपेंड होता है। दैट मीन्स अगर आप कैमरा बाई करते हो तो कैमरे से ज्यादा कॉस्टली आपके कैमरे का लेंस होता है। कैमरा नॉर्मली अगर आप अच्छे से अच्छा कैमरा लेना चाहते हो, अच्छे से अच्छा कैमरा हम कह रहे हैं, तो 20 से 30 थाउजेंड में कैमरा मिल जाएगा। बहुत ज्यादा अगर और भी अच्छा लेना चाहते हो तो आप 50 से 80 थाउजेंड तक कैमरा आपको ढंग का अच्छा मिल जाए। बट उसकी क्वालिटी तभी बेस्ट होगी जब उसके उसके पीछे 2 लाख रुपए का लेंस खर्च करोगे आप। ठीक है, मूवी प्रोजेक्टर
मूवी प्रोजेक्टर एंड टेलीस्कोप। मूवी प्रोजेक्टर में क्या होता है, हम एक छोटा सा इतना सा बॉक्स लगा देते हैं, पूरा डिस्प्ले विजिबल हो रहा होता है। प्रोजेक्टर में क्या होता है, वो छोटा सा लेंस लगा होता है, वही कमाल का होता है। वो सारी चीजें आपको बहुत बड़े पैमाने पे, जो थिएटर्स होते हैं, जो आपके सिनेमाज होते हैं, उन सब में क्या होते हैं, ये प्रोजेक्टर्स लगे होते हैं, छोटे से लेंस का कमाल होता है। टेलीस्कोप क्या होता है, टेलीस्कोप में भी क्या होता है, इस तरह के लेंस का ही यूजेस होता है। क्लियर? यस सर। ठीक। तो अब इसके आगे हम लोग का जो आपका रिफ्लेक्शन पॉइंट है, रिफ्लेक्शन यही इतना था, रिफ्लेक्शन खत्म होता है। इसके आगे हम लेंस पढ़ेंगे। लेंस का लेक्चर हम लोग कल नहीं परसों की क्लास में अटेंड करेंगे। ठीक है, आज की क्लास हम लोग इसी पे एंड करते हैं। ओके। ओके। हाँ, टेस्ट 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 अभी आपको थोड़ी देर में मिल जाएगा पीडीएफ फॉर्मेट में। आप लोग ईमानदारी से टेस्ट को करके हमको फॉरवर्ड कर दीजिए। ठीक है। तो कितने देर का होगा? ड्यूरेशन 1 आवर में भी शायद होगा। अभी टाइम तो मैंने नहीं देखा पेपर पे क्या बना है। मैंने क्वेश्चन प्रोवाइड कर दिया था टीम को, जो जो मतलब टाइप राइटर है उनको दे दिया, उन्होंने टाइप करके कर दिया। देखना पड़ेगा, मैं उसको चेक करके कितना कैसा ड्यूरेशन का पेपर है उस हिसाब से आपको फॉरवर्ड करूंगा। वन से हाफ। तो लेकिन है। सर, हम्म। सर आप टाइम ड्यूरेशन लिख देना ताकि मैं उस हिसाब से टाइमर लगा। यस सर। समझ नहीं आया क्या बोला आपने। तो टाइम ड्यूरेशन आप लिख देना ताकि टाइमर लगा सके उस हिसाब अच्छा हाँ ठीक है, टाइम ड्यूरेशन उस पे लिखा रहेगा, उसमें आपका कितना मार्क्स का टेस्ट है, कितना टाइम है, सब लिखा रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। से। ओके सर। ओके।